आज हम राजनीतिक विज्ञान के क्वेश्चन करेंगे 2010 के पेपर में आए हुए। जिस तरह से हमने इतिहास और अर्थशास्त्र के जो 19 क्वेश्चन हर पेपर में आए थे, किसी में 19 आए थे, किसी में 18 आए थे, वो उस तरह से ही अब राजनीतिक विज्ञान के प्रश्न करेंगे। राजनीतिक विज्ञान के प्रश्न उनमें से 58 नंबर पे आया था, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे संबोधित किया गया है। तो इसमें जो ऑप्शन दिए हुए हैं वो आप वीडियो पॉज करके पढ़ लें और यहाँ आंसर रहेगा 3 नंबर। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है और इन्होंने भारत में राष्ट्रीय आय की सर्वप्रथम गणना की थी। क्वेश्चन नंबर 59 है, त्वरित न्याय प्राप्त करने का अधिकार भारतीय संविधान में वर्णित किस मूल अधिकार में शामिल है। तो यहाँ जो ऑप्शन दिए हुए हैं उनमें संवैधानिक उपचारों का अधिकार 4 नंबर हमारा आंसर रहेगा, यानी अनुच्छेद 32 में जो दी गई है अधिकार वो त्वरित न्याय प्राप्त करने से संबंधित है। तो यहाँ पर आंसर रहेगा हमारा 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 60 है, भारतीय संविधान में संशोधन से संबंधित कौन सा कथन त्रुटिपूर्ण है। तो यहाँ जो ऑप्शन दिए हुए हैं इनको पढ़ ही लेते हैं ताकि ज़्यादा समझ में आ जाएगा। अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की 2 विधियों का उल्लेख है। यहाँ हमें गलत कथन ढूंढना है, त्रुटिपूर्ण कथन। संविधान के मूल ढांचे में संशोधन नहीं किया जा सकता, सही बात है। संविधान संशोधन के लिए संसद के प्रत्येक सदन में मत विभाजन अनिवार्य है, ये भी सही बात है। संविधान संशोधन विधेयक पर दोनों सदनों में विवाद की स्थिति में संसद की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ पर आंसर रहेगा हमारा 4 नंबर। वे साथ साथ तैरते हैं और साथ साथ डूबते हैं, इस पंक्ति का संबंध सरकार के किस रूप से है। तो यहाँ जो ऑप्शन दिए हुए हैं उनमें 1 नंबर हमारा आंसर रहेगा। अनुच्छेद जो 75 है आपका, वो ये कहता है कि मंत्रिपरिषद जो है सामूहिक रूप से किसके प्रति, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। अर्थात सभी मंत्री अपने सभी भूल चूक लोकसभा के प्रति संयुक्त रूप से जिम्मेदार होंगे। वे एक टीम के रूप में काम करते हैं और एक साथ तैरते और डूबते हैं। यानी किसी एक मंत्री ने अगर कोई सामूहिक रूप से उसको कोई काम दिया गया है और उसने कोई उसमें त्रुटि करी है जिसके कारण से अब लोकसभा में उसके खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है, तो अगर वो उसके खिलाफ एक्शन पास हो जाता है तो उसको क्या है, लोकसभा में वोटिंग होगी और उसको पे अविश्वास प्रस्ताव पास होने पर संपूर्ण मंत्रिमंडल को क्या है, त्यागपत्र देना पड़ेगा, यानी नई सरकार के लिए चुनाव कराने पड़ेंगे। तो मतलब वे साथ साथ तैरते हैं और साथ साथ डूबते हैं। ये किसके बारे में है, संसदात्मक शासन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 62 है, संघवाद का अपरिहार्य लक्षण नहीं है। यहाँ क्या पूछा है, नहीं है। शासकीय शक्तियों का वितरण, ये है क्योंकि शासकीय शक्तियों का संघ और राज्यों में वितरण किया जाता है। न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति, ये भी है। और संसदीय सर्वोच्चता, ये भी है। कठोर संविधान, ये इसका लक्षण अपरिहार्य लक्षण नहीं है। तो हमारा आंसर रहेगा यहाँ 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 63 है, भारत में संसद में मनोनीत सदस्यों की संख्या होती है। जब ये 2010 में जब पेपर हुआ था उस समय स्थिति ऐसी थी कि 12 सदस्य तो कहाँ पर, राज्यसभा में मनोनीत किए जाते हैं, जो आज भी किए जाते हैं, और 2 सदस्य लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय से मनोनीत किए जाते थे। तो इस तरह से उस समय के हिसाब से इसमें आंसर होगा हमारा 3 नंबर। लेकिन आपका जो 2020 में भारत की संसद और राज्य विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन जो
सीटों का पर मनोनयन किया जाता था। 2020 के बाद उस पर बैन लगा दिया गया है या उसे जो सुविधा थी उसको बंद कर दिया गया है। और इसके लिए संविधान में 126वां संशोधन किया गया है कि अब ना तो लोकसभा में और ना ही विधानसभाओं में क्या है, एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के लोगों को मनोनयन किया जाएगा। तो अगर वर्तमान में ये क्वेश्चन आता है तो उस समय हमारा आंसर होगा 12 ही मनोनीत किए जाते हैं संसद में वर्तमान में। तो ये ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 64 है, भारत में प्रधानमंत्री होता है। तो हम सबको पता है कि प्रधानमंत्री जो लोकसभा सदस्य चुने जाते हैं उनमें से राष्ट्रपति के द्वारा क्या किया जाता है, नियुक्त किया जाता है। तो यहाँ पर हमारा आंसर रहेगा 2 नंबर। मनोनीत हम समझ ही चुके हैं, यानी कुछ सदस्यों को बिना चुनाव के द्वारा किसी सदन में सदस्य बना दिया जाना। निर्वाचित से समझ गए हम एमपीज एमएलए जो क्या है, जनता के द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। चयनित का मतलब ये होता है कि जैसे राज्यसभा के जो उपाध्यक्ष है, यानी अध्यक्ष तो कौन होते हैं, उपराष्ट्रपति होते हैं, लेकिन उसके उपाध्यक्ष हैं वो किसके द्वारा, उस राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा ही चयनित किए जाते हैं। तो ये आप ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 65 है, निम्न में से किस राज्य में द्विसदनात्मक विधानमंडल नहीं है। तो ये द्विसदनात्मक जो विधानमंडल है वो क्या है, बिहार में भी है, आंध्र प्रदेश में भी है, कर्नाटका में भी है और महाराष्ट्र में ही है, महाराष्ट्र में भी है। तो यहाँ पर जो आरपीएससी ने इस क्वेश्चन को क्या है, डिलीट कर दिया था, क्योंकि इसमें पूछा नहीं है और सारे जिनमें है वो दे दिए हैं। तो यहाँ पर किसी को भी हम आंसर नहीं बता सकते। क्वेश्चन नंबर 66 है, फरक्का परियोजना के कारण किस पड़ोसी देश के साथ भारत के संबंध विवादग्रस्त रहे हैं। तो ये रहे हैं हमारे बांग्लादेश के साथ, जो हुगली नदी के बहाव का निरंतर बनाए रखने के लिए गंगा नदी के पानी के एक बड़े हिस्से को फरक्का बांध द्वारा हुगली नदी में मोड़ दिया जाता है। इस पानी के वितरण के कारण बांग्लादेश और भारत के संबंध में विवाद है, बांग्लादेश के विवाद से संबंधित। क्वेश्चन नंबर 67 है, आधुनिक अर्थों में राज्य स्टेट शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस विचारक ने किया था। तो ये किया था मैकियावेली ने। मैकियावेली ने सबसे पहले अपनी जो बुक थी द प्रिंस, उसके अंदर राज्य शब्द का प्रयोग किया था। क्वेश्चन नंबर 68 है, लोकप्रिय संप्रभुता के उन्नायक थे। ये क्वेश्चन क्या है, बार बार पूछा जाता है। तो इसका आंसर है रूसो। रूसो लोकप्रिय संप्रभुता के उन्नायक माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 है, राज्य उद्भव के सामाजिक समझौता सिद्धांत के अनुसार राज्य है। पहला है, राज्य एक स्वाभाविक संस्था है, एक नैतिक संस्था है, एक वर्गीय संस्था है या एक मानव निर्मित संस्था है। तो यहाँ पर जो आंसर रहेगा हमारा रहेगा 4 नंबर, क्योंकि हॉब्स, लॉक और रूसो ने क्या है, राज्य की उत्पत्ति किसके द्वारा, सामाजिक समझौते के द्वारा बताई है। उन्होंने बताया है कि व्यक्तियों की जब सुरक्षा खतरे में पड़ने लगी तो उन्होंने अपने कुछ अधिकार एक व्यक्ति को ट्रांसफ़र करे और उससे ये वादा लिया कि वो उसकी सुरक्षा करेंगे और उसके बदले में वो उसे कुछ टैक्स देंगे। और इस तरह से उन्होंने क्या है, एक राज्य का निर्माण किया अपनी सुरक्षा के लिए। तो राज्य को सामाजिक समझौता सिद्धांत के अनुसार क्या माना गया है, मानव के द्वारा बनाई हुई एक संस्था। क्वेश्चन नंबर 70 है, राज्य उद्भव से संबंधित पुस्तक और उसके लेखक का कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है। यानी यहाँ पर आंसर गलत ढूंढना है, जो गलत है। यहाँ पर है, राज्य के उद्भव, यानी जिन किताबों के अंदर राज्य की उत्पत्ति से संबंधित विचार किया गया है। द मॉडर्न स्टेट ये किसकी है, मैकाइवर की है। लेवियाथन हॉब्स की है, जिसमें हम राज्य की उत्पत्ति सामाजिक समझौते के सिद्धांत से
बताई गई है। तीसरा है ओरिजिन ऑफ फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड द स्टेट। ये बुक ये मार्क्स की नहीं है, ये बुक है एंजल्स, जो मार्क्स के जो फ्रेंड्स थे, एंगल्स जो मार्क्स के फ्रेंड्स थे, उन्होंने ये बुक 1884 में लिखी थी। और द सोशल कॉन्ट्रैक्ट ये रूसो की है। यानी ये आपकी ये जो दो बुक है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट और लेवियाथन, इन दोनों में क्या है, सामाजिक समझौते से संबंधित सिद्धांत का वर्णन किया गया है। और इसके अलावा इस क्वेश्चन में हमारा जो आंसर रहेगा वो रहेगा 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 71 है, किस सिद्धांत नीति का संबंध चिर सम्मत प्रारंभिक उदारवाद से नहीं है? तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिए हुए हैं उनमें पहला है लेजस फेयर यानी अप्रत्यक्षवाद, तो ये ही हमारा आंसर है 1 नंबर। बाकी आर्थिक नियोजन, पुलिस राज्य और व्यक्तिवाद, इसका संबंध क्या है, चिर सम्मत उदारवाद से है। और ये जो अहस्तक्षेपवाद है ये नव उदारवाद का एक तरह से विशेषता है, तो यहाँ आंसर रहेगा 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 72 है, संपत्ति चोरी है यह कथन किस विचारक का है? ये क्वेश्चन भी क्या है, जब छोटे क्वेश्चन पूछता है ना आरपीएससी में, तो ये क्वेश्चन भी बार बार ही उठाया जाता है। तो इसमें आंसर रहेगा 1 नंबर। ये किसका है, प्रोदो का है। और अगर आपको मेरा ये वीडियो या और कोई जो मैंने वीडियो पहले बनाए हैं इतिहास के और हिस्ट्री के, वो अच्छे लगे हैं, तो आप ऐसे ही वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करें आप अगर कोई और नई सेवा या सुधार चाहते हैं तो। क्वेश्चन नंबर 73 है, मार्क्सवाद के अनुसार सर्वहारा क्रांति के उत्तरवर्तीय चरणों को क्रमगत रूप से प्रदर्शित करने वाला सही विकल्प है। तो यहाँ पर हमें सही विकल्प ढूंढना है। तो इसमें पहले क्या होता है कि जब ये मार्क्सवाद क्यों आया था, क्योंकि जब यूरोप के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी औद्योगिकरण हुआ तो श्रमिकों का बहुत ज़्यादा शोषण होने लगा। उसका कारण मार्क्स ने बताया पूंजीवाद को। तो पूंजीवाद से लड़ने के लिए मार्क्सवाद आया और सर्वहारा, उसके बाद पूंजीवाद को ख़त्म करके मार्क्स कहता है कि सर्वहारा वर्ग का अधिनायकवाद, सर्वहारा वर्ग का अधिनायकवाद मतलब मजदूर वर्ग का अधिनायकवाद आएगा, फिर उसके बाद समाजवाद आएगा, फिर बाद में साम्यवाद आएगा। तो यहाँ पर हमारा आंसर है 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 74 है, गांधी चिंतन से संबंधित नहीं है। फिर यहाँ पर नहीं है पूछा है, तो न्यासीता, दूसरा एकादश महाव्रत, सर्वोदय और निष्क्रिय प्रतिरोध। तो यहाँ पर जो आंसर है हमारा 4 नंबर रहेगा, निष्क्रिय प्रतिरोध क्या है, गांधी चिंतन से संबंधित नहीं है। बाकी न्यासीता का जो ट्रस्टीशिप का सिद्धांत दिया था, सर्वोदय का भी दिया था और एकादश महाव्रत का भी सिद्धांत दिया था। इसके अलावा गांधी दर्शन में सत्य, अहिंसा, सत्याग्रह और साधन और साध्य की पवित्रता, उसके अलावा धर्म की राजनीति, उसके अलावा हृदय परिवर्तन के जो आदर्श गांधीवादी दर्शन में देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 है, मौजूदा वैश्वीकरण किस विचारधारा से संबंधित है? तो यहाँ पर जो मौजूदा वैश्वीकरण है वो किससे है, नव उदारवाद से संबंधित है, जिसमें क्या है, ये थे हमारे 2010 के पेपर के 19 क्वेश्चन। आई होप आपको ये जो मेरे पढ़ाने का तरीका है वो समझ में आ रहा होगा। और इसके बाद करेंगे हम 2011 का पेपर। अब हम करेंगे आरपीएससी वरिष्ठ अध्यापक 2011 का पेपर राजनीति विज्ञान के, वो उसी तरह से 19 क्वेश्चन। इसमें है 58 नंबर, किसने राजनीति को मूल्यों के सत्तात्मक आवंटन के रूप में परिभाषित किया है?
तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिए हुए हैं उनमें सेकंड नंबर हमारा आंसर रहेगा ईस्टर्न के द्वारा मूल्यों का सत्तात्मक आवंटन बताया है। क्वेश्चन नंबर 59 है, निम्नलिखित में से कौन परंपरागत राजनीतिक शास्त्री नहीं है। तो यहाँ जो ऑप्शन दिए हुए हैं उनमें से सेबाइन, डेनिंग और मैकलविन, ये तो क्या है परंपरागत राजनीतिक शास्त्री हैं, लेकिन ये लासवेल क्या है आधुनिक राजनीतिक शास्त्री है। तो यहाँ आंसर रहेगा हमारा 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 60 है, औचित्यपूर्ण शक्ति कहलाती है। तो यहाँ जो ऑप्शन दिया हुआ है सत्ता को ही औचित्यपूर्ण शक्ति कहा जाता है। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 61 है, संप्रभुता नागरिकों एवं प्रजाजनों पर कानून से अप्रतिबंधित राज्य की सर्वोच्च शक्ति है, यह कथन किसका है। तो यहाँ जो ऑप्शन दिए हुए हैं उनमें से यह कथन है बोंदा का। तो 2 नंबर हमारा आंसर रहेगा। यानी वो बोलते हैं कि संप्रभुता नागरिकों और प्रजाजन के ऊपर यानी जनता के ऊपर कानून से अप्रतिबंधित, यानी जो कानून जिसके ऊपर क्या है कानून का भी कोई जोर नहीं लगता है, राज्य की सर्वोच्च शक्ति माना है। लेकिन वर्तमान में ऐसा नहीं है, क्योंकि संप्रभुता भी किसके अंदर है कानून के शासन के अंदर आती है। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 62 है, भारतीय संविधान से संघात्मक प्रणाली किस विदेशी संविधान से ग्रहण की गई है। तो इसमें जो भारत में संघात्मक शासन लिया गया है या किस से सिमिलरिटी रखता है, तो वो है पर्टिकुलरली किससे, कनाडा से। तो यहाँ आंसर रहेगा हमारा 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 63 है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं सूचीबद्ध है। तो शुरुआत में जब मूल संविधान था उसके अंदर कितनी भाषाएं थी, 14 भाषाएं थी। और फिर उसके अंदर बाद में भी क्या है भाषाएं जोड़ी गई, कितनी जोड़ी गई, 8 नई भाषाएं जोड़ी गई। तो अब संविधान में जो 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं, 22 भाषाएं हैं। तो 3 नंबर हमारा यहाँ पर आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 64 है, राज्यों में राष्ट्रपति शासन से संबंधित भारतीय संविधान का अनुच्छेद कौन सा है। तो यहाँ पर आंसर है हमारा 2 नंबर 356, यानी 356 जो है वो राज्यों में राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। अनुच्छेद क्वेश्चन नंबर 65 है, संविधान के अनुच्छेद 19 में वर्णित स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित कौन सा कथन त्रुटिपूर्ण है। तो यहाँ पर हमें गलत कथन पूछ रहा है। तो पहला है, इसमें 6 स्वतंत्रताओं का वर्णन है, ये सही है। यह सभी व्यक्तियों पर लागू होती है। तो यहीं पर यही आंसर हमारा क्या है, सभी व्यक्तियों पर लागू नहीं होती है। इसमें अलग अलग कैटेगराइजेशन किया हुआ है, क्योंकि इसमें कहीं पर बच्चों की, कहीं पर रिजर्वेशन की बात की गई है, इसलिए यही यहाँ पर ही आकर हमारा आंसर रहेगा 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 66 है, मूल कर्तव्यों में शामिल नहीं है, यानी या तो त्रुटिपूर्ण पूछ रहा है या नहीं है पूछ रहा है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिए हुए हैं, राष्ट्रध्वज का आदर ये शामिल है, सामाजिक संस्कृति का परिरक्षण ये भी शामिल है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास ये भी शामिल है, लेकिन स्वच्छता बनाए रखना हमारे मूल अधिकारों में नहीं लिखा हुआ। इसीलिए तो नरेंद्र मोदी के आने के बाद स्वच्छता के ऊपर इतना काम करना पड़ रहा है। नहीं तो अगर ये आपके मूल कर्तव्य होते तो आपको करने ही पड़ते, जैसे आप राष्ट्रध्वज का अपमान नहीं कर सकते हो उस तरह से। क्वेश्चन नंबर 67 है, किस संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा का अधिकार मूल कर्तव्यों में शामिल किया गया। तो ये तो इतनी बार पढ़ा है एजुकेशन वालों ने, तो इसका आंसर रहेगा 86, 4 नंबर। और ये शिक्षा का अधिकार जोड़ा कब गया था, 2002 में। और इसमें कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया था, 21A, जिसमें ये कहा गया था 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा
देना माता पिता का क्या है, कर्तव्य है, और उसके लिए राज्य भी पूरे प्रयास करेगा और उनको निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 68 है, संघीय मंत्री परिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी है। तो इसमें संघीय मंत्री परिषद वही जो हमने पढ़ा था कि मंत्री परिषद क्या है, एक साथ तैरती है और एक साथ डूबती है। इसका मतलब कि वो किसके प्रति, लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है। तो यहाँ पर आंसर रहेगा हमारा 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 69 है, राज्यपाल की पदावधि के संबंध में कौन सा प्रश्न त्रुटिपूर्ण है। तो यहाँ पर भी हमें त्रुटिपूर्ण, इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, सही है। वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रहता है, ये भी सही है। 3 नंबर, अपने उत्तराधिकारी के पद धारण तक यह अपने पद पर बना रहता है। यानी अगर कोई नया राज्यपाल जब तक अपॉइंट नहीं होता 5 साल के बाद भी वो पद पे बना रहता है, ये भी सही है। उसे महाभियोग द्वारा पदच्युत किया जा सकता है, ये ही गलत है, क्योंकि महाभियोग द्वारा तो किसको, राष्ट्रपति को हटाया जाता है। तो यहाँ आंसर रहेगा हमारा 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 70 है, 74वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची शामिल की गई थी। कौन सी अनुसूची की गई थी, वो की गई थी 13वीं अनुसूची। तो यहाँ पर आंसर रहेगा, नहीं, ये गलत हो गया, 13वीं नहीं 12वीं अनुसूची 74 के द्वारा शामिल की गई थी। तो ये नहीं, यहाँ पर आंसर रहेगा 3 नंबर, ये गलत बोल दिया मैंने। क्वेश्चन नंबर 71 है, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के त्यागपत्र को किसे संसूचित करता है। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के त्यागपत्र को किसे संसूचित करता है। तो यहाँ पर है लोकसभा अध्यक्ष को। जो आंसर रहेगा वो है 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 72 है, मुंबई में जनवरी 1993 में हुए सांप्रदायिक हिंसा एवं श्रृंखलाबद्ध बम विस्फोटों की जांच किस आयोग ने की थी। तो यहाँ पर जो दिए हुए हैं उनमें से कृष्णा आयोग, जो श्री कृष्णा आयोग जो था उसने इसकी जांच की थी मुंबई दंगों की। तो यहाँ आंसर रहेगा हमारा 4 नंबर। 74 है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता के लिए भारत ने किस समूह का गठन किया था। तो संयुक्त राष्ट्र की जो स्थायी सदस्यता के लिए क्या है, भारत, जर्मनी, ब्राज़ील और जापान ने मिलकर एक G4 बनाया है। कौन सा बनाया, G4 बनाया है। तो यहाँ पर हमारा आंसर रहेगा 1 नंबर। यूरोपीय संघ का निर्माण किस संधि द्वारा हुआ। तो हमारा आंसर रहेगा maastricht जो संधि थी उसके द्वारा क्या है, यूरोपीय संघ का निर्माण हुआ और ये संधि हुई थी 1992 में। इसे यूरोपीय संघ की संधि के नाम से भी जाना जाता है। और maastricht कहाँ है, ये है नीदरलैंड में। ये थे हमारे 2011 के कितने 19 क्वेश्चन। अगर आपको मेरा चैनल पे और अच्छे वीडियो पाने हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब हम कर रहे हैं वरिष्ठ अध्यापक 23 फरवरी 2014 का पेपर जो हुआ था राजनीतिक विज्ञान के, वही 19 क्वेश्चन RPSC की साइट से लिए हुए हैं। जो इसमें क्वेश्चन नंबर 58 है, निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक सिद्धांत के परंपरागत परिप्रेक्ष्य से संबंधित है। अब इसमें जो क्वेश्चन पहले जो बनते थे उसी जगह से वापस से क्वेश्चन उठा लेता था। यानी पिछले वाले जो पेपर 2011 वाले में हमने पढ़ा था कि इनमें से कौन सा व्यक्ति है जो परंपरागत राजनीतिक परिप्रेक्ष्य से संबंधित नहीं है, और उन्हीं में से एक को उठाकर क्वेश्चन बना दिया और अब पूछ लिया है कि परंपरागत परिप्रेक्ष्य से संबंधित कौन है।
तो यहाँ पर जो है हमारा आंसर रहेगा 3 नंबर, जॉर्ज एम सेबाइन जो हैं परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत से संबंधित हैं। उसके अलावा डेविड ईस्टन, रॉबर्ट डहेल और गैब्रियल आमंड और उस समय जो पढ़ा था लासवेल, ये सब आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत से संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर 59 है, विचारक और उसके विचार संप्रदाय का कौन सा निम्नांकित युग्म सुमेलित नहीं है? तो एरिक वोगेलिन का संबंध व्यवहारवाद से नहीं है। यहाँ पे तो पहला ही क्वेश्चन क्या है, आपका आंसर है जो गलत है, पहला ही आंसर है। बाकी डनिंग जो है इतिहासवाद से संबंधित है। हेराल्ड लास्की जो है बहुलवाद से, ग्राहम वालास मनोविज्ञान वाद से संबंधित है। तो यहाँ आंसर रहेगा हमारा 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 60 है, राजनीतिक सिद्धांत के पतन की चर्चा किसने की है? तो ये की है 2 नंबर, अल्फ्रेड कोम्बा जो थे उन्होंने की है। 2 नंबर हमारा आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 61 है, निम्नांकित में से कौन लोकप्रिय संप्रभुता की अवधारणा से संबंधित है? इसका आंसर मैं बताऊंगी नहीं, आप खुद ही देख लेना, आपको याद आएगा। ये क्वेश्चन वापस रिपीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 62 है, निम्नांकित में से क्या भारतीय संविधान के मूल ढांचे में शामिल नहीं है? यानी जो मूल ढांचा तय किया गया है उसमें क्या शामिल नहीं है? जो यहाँ ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला है कानून का शासन, दूसरा है पंथ निरपेक्षता, तीसरा है न्यायिक पुनरावलोकन और चौथा संसद की सर्वोच्चता। तो यहाँ पर हमारा आंसर रहेगा 4 नंबर, संसद की सर्वोच्चता। क्वेश्चन नंबर 63 है, भारतीय संविधान में भारत की संघीय प्रणाली के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो यहाँ पर है हमारा है, बताऊं, 1 नंबर, यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया है। क्वेश्चन नंबर 64 है, सरकारी नौकरियों में आरक्षण का संबंध किस मूल अधिकार से है? तो सरकारी नौकरियों में आरक्षण वो है समता का अधिकार। तो आंसर नंबर रहेगा हमारा 2 नंबर, राइट ऑफ इक्वलिटी जो है उसमें आरक्षण का मामला वर्णित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 65 है, निम्नांकित में से कौन सा राज्य नीति का निर्देशक तत्व संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान में जोड़ा गया? तो यहाँ जो ऑप्शन दिए हैं उनमें पहला है कुछ दशाओं में काम का अधिकार, कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी, काम और न्याय संगत मानवोचित दशाओं का प्रावधान, उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों का भाग। तो ऊपर के जो 3 है ये तो पहले से ही क्या है, संविधान के जो नीति निर्देशक तत्व लिखे हुए हैं उनमें वर्णित थे। लेकिन ये जो 4 नंबर जो हमारा आंसर भी है ये शामिल किया गया था जो 40वां संशोधन हुआ था। कौन सा? 40वां संशोधन हुआ था। और कब हुआ था? 1976 में हुआ था। उसके द्वारा ये जोड़ा गया था। और कौन सा उसमें अनुच्छेद जोड़ा गया था? 43A। उसमें क्या अनुच्छेद जोड़ा गया था जिसमें ये लिखा गया था कि उद्योगों का जो मैनेजमेंट होगा उसमें जो लेबर यूनियन के लोगों को भी शामिल किया जाएगा ताकि उनकी भी जो भी कोई मांगे हैं या उनकी असुविधाएं हैं या उनकी बात रखने के लिए एक व्यक्ति उन्हीं में से हो। तो ये सुधार किया गया था 43वें ए संविधान संशोधन के द्वारा। 43वें ए तो अनुच्छेद था, 40वां संशोधन था और 1976 में ये किया गया था। क्वेश्चन नंबर 66 है, लोकसभा में यह निर्णय लेने का एकाकी प्राधिकार किसे है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, धन विधेयक है या नहीं है। तो ये हम सबको पता है, ये इसका आंसर होगा लोकसभा अध्यक्ष। तो यहाँ पर 3 नंबर हमारा आंसर रहेगा 66 के अंदर।
क्वेश्चन नंबर 67 है, भारत का उपराष्ट्रपति चुना जाता है। तो भारत का उपराष्ट्रपति किसके द्वारा चुना जाता है? जो संसद के दोनों सदन है, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य मिलकर किसको उपराष्ट्रपति के चुनाव में वोट देते हैं। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा 3 नंबर, संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के द्वारा। तो यहाँ आंसर है हमारा 3 नंबर। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 68 है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। तो उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है वो की जाती है किसके द्वारा? 1 नंबर, राष्ट्रपति के द्वारा। वैसे तो इनका सिलेक्शन एक कॉलेजियम सिस्टम है, उसके द्वारा जो हो वरीयता में सबसे ऊपर जो न्यायाधीश होता है उसका नाम किसके द्वारा, कॉलेजियम जो टीम होती है उसके द्वारा किसके पास? राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है और अंतिम नियुक्ति किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। क्वेश्चन नंबर 69 है, निम्नांकित में से कौन सा कथन सही है? तो सही कथन चुनना है। संविधान का 74वां संविधान संशोधन, सबसे पहले तो ये किससे संबंधित है? नगर पालिकाओं से संबंधित है। किससे? नगर पालिका से संबंधित है। और इसमें जिला योजना समिति के लिए प्रावधान किया गया है, बिल्कुल किया गया है, क्योंकि जो 243 कौन सा अनुच्छेद है? 243 ZD जो है उसमें जिला योजना समिति का उल्लेख किया गया है। जिला परिषद का अध्यक्ष जिला योजना समिति का अध्यक्ष होता है, यानी जो जिला परिषद चुनी जाती है उसका अध्यक्ष ही जिला योजना समिति का, जो छोटी सी समिति होती है 25 लोगों की, उसका अध्यक्ष होता है। तो यहाँ पर पहला ही कथन हमारा सही रहेगा, आंसर रहेगा 1 नंबर, और इसके अलावा बाकी 3 क्या है? गलत है। क्वेश्चन नंबर 70 है, निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए एवं नीचे दिए गए सही कूट को चुनें। दिसंबर 2013 में हेग स्थित अंतर्राष्ट्रीय विवाचन न्यायालय ने किशनगंगा जो जल के दिशा परिवर्तन पर भारत के पक्ष में निर्णय दिया था। ये किशनगंगा जो जल विवाद है ये भारत और पाकिस्तान के बीच में एक जल विवाद है, पानी के बंटवारे को लेकर। बी है, पाकिस्तान का दावा था कि यह दिशा परिवर्तन 1965 की सिंधु जल संधि के प्रावधानों का उल्लंघन था, जो 1965 में जो ताशकंद में हुई थी संधि, किसमें? 3 नदियों का जो पानी का हिस्सा तो पाकिस्तान को दिया था और 3 नदियों का पानी का हिस्सा भारत को मिला था। तो उसका ये उल्लंघन मान रहा है कौन? पाकिस्तान। किशनगंगा जल दिशा परिवर्तन का जो हमारे पक्ष में जो निर्णय मिला है उसमें। तो क्या ये दोनों कथन सही हैं या उनमें से एक सही है? तो यहाँ पर जो है पहला जो कथन है वो तो क्या है? सही है, और दूसरा कथन क्या है? बिल्कुल गलत है। तो यहाँ पर हमारा आंसर रहेगा 1 नंबर, यानी एक कथन सही है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 71 है, उस मुद्दे को पहचानिए जिस पर भारत और चीन का कोई विवाद नहीं है। यानी आपको इसमें इस क्वेश्चन में ये फ़ायदा होगा कि कौन कौन से मुद्दे पर चीन और भारत का विवाद है। तो यहाँ पर मैकमोहन रेखा, हम जानते हैं कि बार बार सीमा पर लड़ाई होती है, तो मैकमोहन रेखा पर विवाद है। श्रीलंका में हम्बनटोटा जो बंदरगाह जो डेवलप कर रहा है उस पर विवाद है। दक्षिण चीन सागर में तेल उत्खनन करता है कौन? उसका ऊपर विवाद है। और चौथा जो है भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन जो है, इस पर हमारा चीन और भारत का कोई विवाद नहीं है। तो यहाँ पर हमारा आंसर रहेगा 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 72 है, स्वतंत्रता के बाद भाषाई आधार पर गठित पहला भारतीय राज्य कौन सा था? तो ये हम 6 क्लास से पढ़ते आ रहे हैं और इसका आंसर रहेगा हमारा 2 नंबर। वो बना था कौन सा? आंध्र प्रदेश बना था। और ये एक तेलुगु भाषी राज्य है जिसमें
जो पट्टाभी श्रीरामालू जो थे उनका इस वो आमरण अनशन करते हैं और उसके बाद इनका निधन हो जाता है, जिसके कारण से केंद्र सरकार को मजबूर होकर, जो पहले मना कर रही थी कि भाषा के आधार पर राज्य नहीं बनाए जाएंगे, और बाद में राज्य ये बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 73 है कथन और कारण वाला ये क्वेश्चन है। ए है कथन, नवंबर 1989 के लोकसभा चुनाव के साथ कांग्रेस प्रणाली का अंत हो गया। तो ये जो कथन है वो क्या सही है? इसका कारण जो दिया है, इस लोकसभा में कांग्रेस दूसरा सबसे बड़ा दल रहा। तो यहाँ पर जो है कथन तो सही है, लेकिन इसका जो कारण है वो गलत है। तो हमारा यहाँ पर आंसर रहेगा 3 नंबर आंसर रहेगा। कौन सा रहेगा? 3 नंबर हमारा आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 74 है किस कार्मिक संघ का विकास आगे चलकर बहुजन समाज पार्टी के रूप में हुआ? तो ये जो बाम सेफ जो संघ था उसका विकास बहुजन समाज पार्टी के रूप में आगे जाकर होता है और वो राजनीतिक पार्टी बनती है। और ये जो बाम सेफ बनाया था किसने? काशीराम ने बनाया था। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 75 है भारत की विदेश नीति के गुजराल सिद्धांत का प्रतिपादन किसके प्रधानमंत्रित्व के दौरान हुआ था? ये जो गुजराल जो थे, इंद्र कुमार गुजराल जो थे, भारत के प्रधानमंत्री भी रहे थे। इसके अलावा ये क्या है? विदेश मंत्री भी रहे थे। तो जब इन्होंने विदेश नीति से संबंधित कुछ नीतियां बनाई थी तो वो इतनी पसंद आई थी कि वो उनका गुजराल सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। तो जब वो ये गुजराल सिद्धांत लाए थे उस समय प्रधानमंत्री कौन थे ये पूछा है। तो प्रधानमंत्री थे HD देवगौड़ा। तो यहाँ पर हमारा आंसर रहेगा 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 76 है भारत की संसद द्वारा सूचना का अधिकार किस वर्ष में अधिनियमित हुआ? जो सूचना का अधिकार है वो किस में हुआ था? 2005 के अंदर। तो 2 आंसर हमारा सही रहेगा। तो ये हमारा क्या है? 23 फरवरी 2014 का जो पेपर हुआ है वो ख़त्म। उसके 19 क्वेश्चन हमने पूरे कर लिए। अब आगे करेंगे क्या है, ये जो एग्ज़ाम हुआ था 23 फरवरी 2014 का, ये कैंसिल हुआ था और इसके बाद री एग्ज़ाम हुआ था 30 मार्च 2014 को वापस से करीब 1 महीने के बाद में ही इसी पेपर का वरिष्ठ अध्यापक का। तो उसके हम अब 19 क्वेश्चन करेंगे। इसमें से वही 58 नंबर पर जो क्वेश्चन आया था राजनीतिक विज्ञान का, निम्नलिखित में से क्या राजनीतिक सिद्धांत के परंपरागत परिप्रेक्ष्य से संबंधित नहीं है? पहले जो 2 पेपर थे उसमें पूछ रहा था कि परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत से संबंधित विचारक कौन है और कौन सा नहीं है। 2 पेपर में यह आए। अब उसकी जो विशेषताएं हैं उससे संबंधित क्वेश्चन पूछ लिया कि परंपरागत राजनीतिक परिप्रेक्ष्य से संबंधित नहीं है। तो यहाँ जो ऑप्शन दिए हुए हैं उसमें पहला है मूल्य भारित उपागम, दूसरा संस्थावाद, तीसरा प्रत्यक्षवाद, चौथा यूरोप केंद्रित। तो यहाँ पर जो है प्रत्यक्षवाद जो है वो क्या है? परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत से संबंधित नहीं है। तो फिर ये किससे संबंधित है? ये व्यवहारवाद से संबंधित है और ऑगस्ट कॉम्टे जो है उनसे मेनली संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 59 है किसने राजनीति को मूल्यों का सत्तात्मक आवंटन के रूप में परिभाषित किया? जो 2010 के पेपर में जो क्वेश्चन आया था वो एज इट इज़ वापस आ गया है और इसका आंसर रहेगा डेविड ईस्टन। 3 नंबर हमारा आंसर रहेगा। औचित्य शक्ति कहलाती है। पहले भी इसी टाइप का क्वेश्चन आया था, केवल इसके क्या है? शब्द
बदल दिए हैं। तो इसका आंसर रहेगा हमारा 2 नंबर। सत्ता को औचित्यपूर्ण शक्ति कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 60 है, निम्नांकित में से किसने शिकागो स्कूल का नेतृत्व किया था? तो हम सबको पता है चार्ल्स मेरियम किससे हैं? शिकागो स्कूल जो शुरुआती नेतृत्वकर्ताओं में प्रथम माने जाते हैं। तो यहाँ पर 1 नंबर हमारा आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 62 है, भारतीय संविधान की विशेषता एवं सत्य संबंधी प्रावधान न्यायिक निर्वचन के त्रुटिपूर्ण युग्म को पहचानिए। यानी इनका जो कॉम्बिनेशन है वो गलत कौन सा है वो पहचानना है। जैसे गणतंत्रवाद, तो जहाँ पर भी गणतंत्रवाद होगा वहाँ पर क्या होगा? राष्ट्रपति निर्वाचित होगा। इसीलिए तो भारत को हम गणतंत्र कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर राष्ट्रपति क्या है? वंशानुगत ना होकर निर्वाचित होता है। तो पहला तो सही है, हमें तो गलत ढूंढना है। लोकतंत्र, सार्वभौमिक वैश्य मताधिकार, ये भी सही है। संघवाद, जो आपका संघवाद है वो क्या होता है? इसमें क्या है? शक्तियों का बंटवारा होता है जो केंद्र से नीचे के स्तर की तरफ। संसद की सर्वोच्चता इससे मेल नहीं खाती। तो यहाँ पर आंसर हमारा 3 नंबर ही रहेगा। और संविधान की कठोरता, मूल ढांचा सिद्धांत, ये क्या है? हमारा सही है। तो यहाँ पर आंसर रहेगा हमारा 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 63 है, भारत में साइबर अपराध परिगणित है। यानी कौन सी जगह साइबर अपराध के बारे में उसके नियम लिखे हुए हैं या किसके अधिकार क्षेत्र में हैं? तो एक तो संघ सूची में, राज्य सूची में, समवर्ती सूची में। ये क्या है? साइबर जो अपराध है, ये जब से ये एक टेक्नोलॉजी आई है उसके बाद, इंटरनेट वगैरह आए हैं, उसके बाद ये अपराध बढ़ने लगे हैं। तो ये अवशिष्ट शक्तियों में संविधान लिखा गया था, उस समय इसका अस्तित्व ही नहीं था इस तरह के टेक्नोलॉजी का। तो ये अवशिष्ट विषय में परिगणित किए जाएंगे। तो यहाँ आंसर रहेगा हमारा 4 नंबर। 64 है, मानव का दुर्व्यापार वर्जित है। तो मानव का दुर्व्यापार वर्जित है। हम मूल अधिकार पढ़ते हैं, उसमें शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है उसमें वर्जित बताया गया है। तो 3 नंबर हमारा यहाँ पर आंसर होगा। और ये कहाँ पर है लिखा गया है? जो अनुच्छेद कौन सा है? 23 का 1 जो है उसमें शोषण के विरुद्ध अधिकार लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 65 है, संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? तो हम सबको पता है कि 4 नंबर जो भाग है, 3 नंबर में तो कौन क्या है? मूल अधिकार है, 4 नंबर में नीति निर्देशक तत्व लिखे हैं। तो 2 नंबर हमारा आंसर रहेगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 66 है, मूल कर्तव्यों में हमारी संस्कृति को बताया गया है। तो हमारी संस्कृति को किस रूप में बताया गया है? वो बताया गया है सामासिक संस्कृति के रूप में बताया गया है। तो यहाँ पर आंसर रहेगा हमारा 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 67 है, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संवैधानिक संशोधनों के न्यायिक पुनरावलोकन को निषिद्ध किया गया था? तो हम सबको पता है कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था। तो यहाँ आंसर रहेगा हमारा 3 नंबर। भारत सरकार में कौन प्रथम विधि अधिकारी माना जाता है? यानी किस को कानून से संबंधित सबसे प्रथम अधिकार दिए गए हैं विधि अधिकारी? तो वो माना जाता है महान्यायवादी को। तो 4 नंबर हमारा आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 69 है, निर्विरोध रूप से निर्वाचित भारत के राष्ट्रपति कौन से थे? तो नीलम संजीव जो रेड्डी थे, उनके प्रति एक भी वक्त जो
अगेंस्ट क्या है, मत नहीं डाला गया था। तो यहाँ पर आंसर रहेगा हमारा 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 70 है, प्रत्यक्ष जनतंत्र की क्रियान्विति होती है। तो ये प्रत्यक्ष जो जनतंत्र यानी जहाँ पर पब्लिक इकट्ठी हो जाती है और किसी भी मुद्दे पर उनसे पूछा जाता है क्या आपको ये चाहिए या नहीं चाहिए, तो वो अपनी प्रेजेंस में ही क्या है निर्णय कर लेते हैं। तो वो प्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है या जनतंत्र होता है। तो ये होता है हमारे यहाँ पर केवल ग्राम सभा के अंदर, क्योंकि जहाँ पर कम लोग होंगे वहाँ पर ही उस जगह ही हो सकता है। पूरे देश में अगर पूछा जाए कि हम किसे प्रधानमंत्री बनाना चाहेंगे तो सब किस ऐसी कौन सा टेक्नोलॉजी है या ऐसी कौन सी व्यवस्था है जिसमें एक फेयर तरीके से हम बता सकते हैं कि ये हमारे प्रधानमंत्री होंगे, क्योंकि वो सब सामने दिखने चाहिए तब प्रत्यक्ष होगा। तो हमारे यहाँ पर इसके ग्राम सभा के अलावा और जितने भी जो डिसीजन लिए जाते हैं या चुनाव होते हैं वो अप्रत्यक्ष तरीके से होते हैं। तो यहाँ आंसर रहेगा हमारा 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 71 है, किस पड़ोसी देश के साथ उसके मानवाधिकार रिकॉर्ड पर भारत का विवाद है। तो ये है हमारा श्रीलंका के साथ, क्योंकि वहाँ पर मानवाधिकारों का हनन होता है और जिसके कारण से वहाँ पर जो तमिल लोग हैं वो बहुत ज़्यादा दुखी रहते हैं और वो कहीं ना कहीं भारत से ही बिलोंग करते हैं, और जिसके कारण भारत और श्रीलंका का इस पे विवाद है। क्वेश्चन नंबर 72 है, भारतीय लोकतंत्र को निम्नलिखित घटनाओं के आरोही काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए एवं सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पर दिया गया है वो है, पहला है केंद्र में राष्ट्रीय मोर्चा सरकार का गठन, दूसरा है दूसरे नाभिकीय परीक्षण, तीसरा है शाहबानो प्रकरण में उच्च न्यायालय का निर्णय, और चौथा है मंडल आयोग की सिफारिशों की क्रियान्विति। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिए हुए हैं उसमें हमारा आंसर जो है 1 नंबर रहेगा CADB। इसको विस्तार से बाद में हम पढ़ेंगे ना बुक में, तब सब कुछ आ जाएगा, इसलिए मैं यहाँ पर ज़्यादा जोड़ नहीं लगा रही हूँ। तो यहाँ पर आंसर है हमारा 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 73 है, कृष्णा नदी के जल के वितरण पर किन 2 राज्यों के मध्य विवाद है। तो 73 जो क्वेश्चन है वो कृष्णा नदी का जो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच विवाद है, और यहाँ पर ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं दिया हुआ, जिसके कारण से ये क्वेश्चन क्या है RPSC से डिलीट हो गया था। जो आंध्र प्रदेश से तेलंगाना क्या है अलग हुआ है उससे संबंधित विवाद है। तो तेलंगाना बना कब 2015 में और ये पेपर हो रहा है 2014 में। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन क्या है डिलीट कर दिया गया था RPSC के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 74 है, देशों के समूह को पहचानिए जो संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता के लिए कार्यरत है। अब से क्वेश्चन था और फिर से वही दे दिया, तो 3 नंबर हमारा आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 75 है, निम्नलिखित में से क्या भारतीय राजनीति पर भूमंडलीकरण का प्रभाव नहीं है। यानी एक जो ग्लोबलाइजेशन हुआ है उसके कारण से भारत की जो राजनीति पर क्या प्रभाव नहीं पड़ा है वो इसमें पूछा है। तो पहला ऑप्शन है नए सामाजिक आंदोलन होने लगे हैं, दूसरा है विचारधारात्मक एकजुटता आई है, तीसरा है पहचान की राजनीति, और चौथा है विकास विमर्श। तो यहाँ पर क्या प्रभाव नहीं पड़ा है, हमारे यहाँ पर कोई भी विचारधारात्मक एकता नहीं आ पाई है। किसके कारण? भूमंडलीकरण के कारण। बाकी जो 3 ऑप्शन क्या है सही है, तो 2 नंबर हमारा आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 76 है, राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन कब किया गया था। तो राष्ट्रीय महिला आयोग बना था 1992 में, तो 2 नंबर हमारा आंसर रहेगा। तो ये थे हमारे 2014 के 2 पेपर और 2010 और 11 के 2 पेपर जो हमने इस वीडियो में करे हैं। आप इनको ज़रूर करें, और अगर एक साथ आप वीडियो को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन पेपर जो बनाने वाला एग्जामिनर है वो किस टाइप से क्वेश्चंस
को उठाता है प्रीवियस ईयर के पेपर्स में। तो इनको आप पढ़ेंगे तो और फिर आप आरबीएससी की बुक्स में इसी टाइप के जब क्वेश्चन देखेंगे तो कहाँ से पेपर उठ रहा है उसका आपको आइडिया लगेगा। तो आपके पूरे में से पूरे मार्क्स ये जो छोटे क्वेश्चंस हैं उनमें से नहीं जा पाएंगे कहीं भी। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है और मेरा प्रयास अगर सही लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करें। आपको अगर कुछ और मेरा सहयोग चाहिए हो तो। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही।